अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की वीडियो है ये, और इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर और मैट डॉट एच लाइब्रेरी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स आवर्स एंड मिनट्स एज इनपुट एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स। सवाल पढ़ के ही हमें समझ में आ गया है कि हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है। दो चीज़ें लेनी है इनपुट, एक हमारे पास है आवर्स, सही है, और सेकंड चीज़ हमारे पास है मिनट्स। तो हमें ये यूजर से इनपुट लेना है और हमें इसको आउटपुट के कैलकुलेट करके देना है कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हुए। सही है, तो चलिए इसका कोड देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पे यही किया कि सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल्स बना लिए यहाँ पे, इसको इंटीजर डेटा टाइप से डिक्लेयर करिए हमने। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है आवर्स और मिनट्स, और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया है जिसके ज़रिए हमने जितने भी हमें पता है कि एक आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते 3600। सही है, सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको आवर्स से, फिर इसके बाद हमने मिनट्स निकाले। सो मिनट्स में भी हमें पता है कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, और इन दोनों का जो सम आएगा उसको मैंने है ना सेकंड्स के अंदर स्टोर कर दिया है, और फिर इसके बाद मैंने टोटल सेकंड्स को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये प्रोग्राम आपको चला के भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैं इंपुट कर देता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज करो 2 आवर्स है, सही है, और सेकंड्स हमारे पास है 30 सेकंड्स। सो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। टोटल सेकंड्स कितने हैं हमारे पास, 2 आवर्स और 30 मिनट्स के अंदर 9000 टोटल सेकंड्स है। सही है। सो अब क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इफ द मार्क्स ऑफ अहमद इन 3 सब्जेक्ट्स आर 78, 45 एंड 62 रिस्पेक्टिवली, ईच आउट ऑफ 100। सो ये जो मार्क्स हमें दिए हुए ये आउट ऑफ 100 है। सही है, और फिर हमें करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इज टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखने से पता चलता है कि इनपुट यूजर से हमें कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हमें तीनों मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट जो है उनके मार्क्स हमें दिए हुए यहाँ पर ऑलरेडी। सही है, और हमें आउटपुट क्या करना है, टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहीं पर हमने ना इनिशियलाइज के साथ ही डिक्लेयर कर दिया सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। सही है, जस्ट लाइक सब्जेक्ट 1 में मार्क्स है 78, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स है 45, और सब्जेक्ट 3 में मार्क्स है हमारे पास 62। और फिर इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर इंट टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया, मैंने जस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाया कि सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स है उसको प्लस कर दो सब्जेक्ट 2 के मार्क्स के साथ, और इन दोनों को प्लस कर दो सब्जेक्ट 3 के मार्क्स के साथ। सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर इसके बाद मैंने ना कैलकुलेट किया यहाँ पर फ्लोट परसेंटेज। सही है, अब मैंने यहाँ पर परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट की है कि सबसे पहले मैंने है ना टोटल मार्क्स जो है, सिंपल जो हमें मालूम है परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सही है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल मार्क्स में मालूम है बस इस सब्जेक्ट के कितने 100, और हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट से 3, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट 300 लिख दो, कोई मसला नहीं है, बात सेम ही। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लिखा है यहाँ पर फ्लोट। सही है, ये जो तरीका है यहाँ पर कि मैं वेरिएबल के ना आगे जो है फ्लोट लिख रहा हूँ। सो ये बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि है ना जब हमें ना पर्टिकुलर लाइन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना, जस्ट लाइक आप टोटल मार्क्स का अगर यहाँ पर डेटा टाइप देखें तो डिक्लेयर करते वक्त मैंने इसका डेटा टाइप रखा है इंटीजर। सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, लाइन नंबर 11 के लिए मैं चाह रहा हूँ कि टोटल मार्क्स के डेटा टाइप मैं चेंज करके फ्लोट कर दूँ। अब फ्लोट में यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि फ्लोट है ना करने का मेरा जो पर्पस ये है कि हमें मालूम है कि जो डिवीजन है उसमें अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है अगर वो दोनों इंटीजर में हो गए तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो परसेंटेज चाहिए वो हमें डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ तो मुझे न्यूमरेटर के अंदर है ना फ्लोट में लिखना होगा, यहाँ मुझे डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू लिख दूंगी जो फ्लोट हो। जस्ट लाइक कि अगर मैं इसको चला के आपको दिखाऊं तो अभी मेरे पास है ना आंसर देखते हैं परसेंटेज मार्क्स का किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है फ्लोट में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास परसेंटेज मार्क्स क्या आ रहे हैं 61.67। लेकिन अगर मैं ये जो मैंने टाइप कास्ट की है इसकी डेटा टाइप इसको मैं हटा देता हूँ। सही है, अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 0.00%।
अब ये कैसे आ रही है ये भी आपको समझाया दूँ कि हमारे पास टोटल मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं हमारे पास 185। सही है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि 185 हमारे पास डिवाइड हो रहा है किससे, 300 से। अब हम जब 185 को 300 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो होता है बेसिकली हमारे पास 0.61। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि डिवीजन का हमारे पास रूल क्या होता है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इंटीजर फॉर्मेट में हो गए, सो जो आंसर आएगा हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में आएगा। सो इंटीजर में कैसा आएगा आंसर कि यहाँ पर ये 0.61 को कंसिडर कर लेगा कि ये हमारे पास 0 है। सही है, क्योंकि अगर डेसिमल से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट उसके बाद की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब जब 0 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो इन द एंड आंसर क्या आ जाएगा 0.00। लेकिन अगर यहीं पर मैं है ना इसकी डेटा टाइप को चेंज करके यहाँ पर टाइप कास्ट करता हूँ कि मुझे फ्लोट में दे देते हैं हम टोटल मार्क्स की डेटा टाइप को। सो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या हो गया 61.65। कैसा है 61.65, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आई थी डेसिमल पॉइंट में 0.6165 और इसके बाद है ना हमने ये डेसिमल में लिया हुआ है, सो इसलिए ये यही वैल्यू हमारे पास रहेगी। और इसके बाद अगर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो हमारे पास ये हो जाएगा 61.65। सब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स वांटिंग एडमिशन टू सुपीरियर कॉलेज मस्ट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा and earn either a 21 or higher marks on the ACT exam or 980 or higher marks on the SAT exam। सही है। सो इस सवाल में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें है ना यूजर से है ना एक कॉलेज में यूजर को है ना एडमिशन चाहिए। सही है, जिस कॉलेज का नाम क्या है हमारे पास सुपीरियर कॉलेज। अब इस सुपीरियर कॉलेज में एडमिशन लेने की कंडीशन क्या है कि यूजर के पास यानी कि जो स्टूडेंट है हमारा उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। अगर हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसका एडमिशन हो ही नहीं सकता। सही है, ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि मस्ट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब कि हाई स्कूल डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। अब अगर हाई स्कूल डिप्लोमा है तो इसके साथ साथ क्या चाहिए कि अगर हाई स्कूल डिप्लोमा है तो या तो इसके एसीटी के अंदर 21 या 21 से ज़्यादा मार्क्स आए हो या इसके सेट एग्जाम के अंदर 980 या 980 से ज़्यादा मार्क्स आए हो। तो चलिए देखते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर हमने एक करेक्टर बना लिया है हैश डिप्लोमा के नाम से। सही है, इसके अलावा मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक एसीटी स्कोर के नाम से और एक एसएटी स्कोर के नाम से, और इसके बाद मैंने एक इंटीजर का एक डेटा टाइप दिया यहाँ पर इस एलिजिबल, जिसको मैंने इनिशियलाइज करिए 0 से। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यूजर से पूछा कि डू यू हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा और एंटर वाई फॉर येस एंड और एन फॉर नो। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि है ना जो करेक्टर डिप्लोमा है उसमें हमें मालूम है कि हम सिर्फ एक ही करेक्टर दे सकते हैं इनपुट, वो करेक्टर कुछ भी हो सकता है ABCDEFG। सही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर है ना ये डिस्प्ले करवा दिया कि है ना आप अगर है ना एंड अगर आपका आंसर येस है तो सिंपल आप है ना वाई प्रेस कर दो। सही है, और अगर आपका आंसर नो है तो सिर्फ एन प्रेस कर दो। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको है ना हैश डिप्लोमा के अंदर सेव करवा दिया, वो जो वेरिएबल यूजर ने प्रेस किया होगा। फिर इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई कि है ना अगर हैश डिप्लोमा की जो वैल्यू है वो वाई है। अब यहाँ पर मैंने यूजर को चॉइस दी हुई, वो वाई लोअर केस में प्रेस करें या अपर केस में, दोनों कंडीशन में हमारे पास है ना ये ना चलेगा। ये जो इफ की कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पर, आप देखिए बीच में और ऑपरेटर लगाए, मतलब कि वाई लोअर केस में मौजूद है हमारे पास हैश डिप्लोमा के अंदर या अपर केस में मौजूद हो तो यहाँ पर हम लोग लाइन नंबर 15 के अंदर आ जाएंगे। सही है, अब अगर हमारे पास हैश डिप्लोमा का आंसर वाई में नहीं आता एन आता है तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट लाइन नंबर 26 पे जंप कर जाएंगे। सही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जंप टू लाइन नंबर 26 इफ हैश डिप्लोमा हमारे पास क्या हो, नो हो या एन हो। सही है, तो अगर यस हो गया मतलब क्या हो गया, हमारी जो मैंडेटरी कंडीशन थी सही है सुपीरियर कॉलेज में एडमिशन की ये डिप्लोमा होना ही चाहिए, वो हमारी अभी ट्रू हो गई। हम अभी इस के अंदर इफ कंडीशन के अंदर आ गए। अब यहाँ पर आके मैंने यूजर से इसके एसीटी के मार्क्स और सेट के मार्क्स पूछे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर इसके एसीटी के मार्क्स 21 या 21 से बड़े हैं, यहाँ पे देखिए मैंने वापस और ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। सही है, यहाँ सेट के मार्क्स 980 या 980 से बड़े, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी ट्रू हो जाए तो क्या करें,
इस एलिजिबल की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर दे। पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब अपडेट होकर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। सही। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे लाइन नंबर 28 पर। लाइन नंबर 28 पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ इस एलिजिबल की अगर वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा की डिग्री भी है, और इसके साथ साथ इसकी या तो सेट में स्कोर है ना 90 या 90 से ज़्यादा, या ACT के स्कोर की कंडीशन है मेट कर दी। तो हमने यहाँ पे ये प्रिंट करेंगे, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सुपीरियर कॉलेज। अगर ये कंडीशन मैट नहीं करती तो क्या करेंगे हम, एल्स की कंडीशन में आ जाएंगे कि सॉरी यू डू नॉट मैट द एडमिशन क्राइटेरिया। तो इस प्रोग्राम को हमको चला के भी दिखाया था। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, लेट्स सपोज करो नो, सही है, अगर हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट वो हमसे ना सेट या ECT का स्कोर नहीं पूछेगा। सही है, वो डायरेक्ट हम आ जाएंगे इस लाइन पे, लाइन नंबर 26 पर। लाइन नंबर 26 पर मालूम है कि जो कंडीशन लगी है वो हमारे पास एल्स की कंडीशन में आ जाएगा, और हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा सॉरी यू डू नॉट मैट, जो कि हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको एक और बार चला कर आपको दिखाता हूँ कि अगर लेट्स सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर डालता हूँ वाई, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ACT के स्कोर। अब ACT का स्कोर है ना, वैसे कंडीशन ये है कि ACT का स्कोर 21 या 21 से ज़्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा ACT का स्कोर है 15, लेकिन जो मेरा सेट का स्कोर है वो मेरा है 980। सही है। तो अब देखिए मेरे पास क्या मैसेज आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, क्योंकि मैं सेट का स्कोर मेरा जो है ना मैट कर रहा है। सही। सब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर which is entered from keyboard. So basically हमें करना है कि यूजर से एक नंबर लेना है जो कि कितना डिजिट का नंबर होगा, 3। सही है। और मुझे उस नंबर के अंदर सम निकालना है, जस्ट लाइक अगर यूजर ने एंटर किया है 132, तो जो फर्स्ट इसका डिजिट है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, सेकंड हमारे पास 3 हो जाएगा, और थर्ड क्या है हमारे पास 2। तो इनका सम करना है, मतलब 1 + 3 + 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा 6, और मुझे आउटपुट में 6 डिस्प्ले करवा देना है। सो अब आप ये सवाल देखिए, आहिस्ता आहिस्ता है ना हमारा जो सवाल का लेवल है ना वो इंक्रीज हो रहा है। पहले जो सवाल था वो बहुत इजी था, अब देखिए थोड़ा सवाल है ना इसके अंदर लॉजिक है ना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन खैर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। सो हम देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। सिंपल, हमने क्या किया कि पहले हमने है ना वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, एक नंबर का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम यूजर से ना इनपुट लेंगे। सही है, 3 मैंने ना डिजिट्स के लिए वेरिएबल बना लिए, और मैंने एक सम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं सम स्टोर करवाऊंगा। सही है, सबसे पहले हमने यूजर से नंबर इनपुट ले लिया। अब इसके बाद है ना मैंने ना अपनी लॉजिक ना यहाँ पर लगाई इन 3 लाइनों में। अब मैंने लॉजिक क्या लगाई है कि है ना, अगर लेट्स सपोज करते हैं कि यूजर ने एंटर किया यहाँ पर नंबर, वही जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखी उसी को लेते हैं कि 132। सही है। सो अब डिजिट 1 को मैंने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि है ना जो नंबर है ना मेरा उसको डिवाइड कर दिया मैं 100 से। अब हमें मालूम है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डिवीजन का रूल क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों अगर इंटीजर हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। तो हमारे पास ना जो 132 डिवाइड होगा 100 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सही है, वो आएगा 1.32 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमारे डेसिमल का रूल क्या है, डिवीजन का रूल क्या है कि हमारे पास आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। सो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास से 1। ओके, तो हमारे पास डिजिट 1 एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं अभी हम लोग। अब डिजिट 2 किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर किया नंबर मॉडुलस 100। सो इससे क्या होगा हमारे पास कि मॉडुलस 100 करने से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जस्ट लाइक कि अगर 132 को मैं मॉडुलस 100 करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, सही है, 32। अब 32 को मैं डिवाइड करिए यहाँ पर 10 से, तो अगेन वही डिवीजन का रूल आ गया कि अगर 32 डिवाइड बाई 10 होगा तो आंसर हमारे पास इंटीजर में आएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3। सही है, तो सेकेंड डिजिट भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब थर्ड डिजिट को मैं किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया कि मैंने सिंपल जो नंबर है उसको मैंने है ना मॉडुलस करिए 10 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। और रिमाइंडर क्या होगा अगर 10 से मैं कर दूंगा तो अगर हम 132 को ना डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो गया। सही है, और सिंपल मैंने क्या किया डिजिट 1 जो इसमें हमने ना पे सिंपल सम कर दिया डिजिट 1 + डिजिट 2 + डिजिट 3, और सिंपल मैंने सम को डिस्प्ले करवा दिया। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम कुछ और
नंबर लेते हैं, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 731 730 लेते नहीं 1 लेते बल्कि। तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 11। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, तो आउटपुट देख सकते हैं आप कि हमारे पास सम आ गया, द सम ऑफ डिजिट्स इज 11। सो इतनी मुश्किल लॉजिक होती नहीं है जितना मुश्किल हमें सवाल में दिखाया जाता है। अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत आसान सी इसकी सिंपल सी लॉजिक थी, हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ डिवीजन और मॉडुलस यूज किया बस। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एंड वैल्यूज ऑफ एक्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हमें यहाँ पे बेसिकली फॉर्मुलेस भी गिवन है, तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ना दो हिस्से में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो हमने मिड पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट किया कि सबसे पहले हमने x1 y1 और x2 y2 को वेरिएबल्स ले लिए, डिक्लेयर कर दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मिड पॉइंट x और मिड पॉइंट y के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब हमने सबसे पहले यूजर से है ना कोऑर्डिनेट्स ले लिए फर्स्ट पॉइंट के, और फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और सिंपल मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2.0। सही, 2.0 इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। 2.0 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है आंसर हमें किसमें चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2.0 इस्तेमाल किया। और यहाँ पर मुझे पता है कि x1 और x2 की जो डेटा टाइप है वहाँ फ्लोट है, तो आंसर हमारे पास किस फॉर्मेट में आएगा, फ्लोट में आएगा। इसी तरीके से मैं मिड पॉइंट y का भी किया है, और इन द एंड मैंने यहाँ पर आंसर को डिस्प्ले करवा दिया है। तो यहाँ पर मैं चला के दिखाया था इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3। सही है, और यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट्स में x2 की वैल्यू ऐड करता हूँ यहाँ पर 3, और y2 की वैल्यू ऐड करते हैं यहाँ पर 1। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 2। सब देखा हमारे पास क्या आ गया 2.00 2.00। सब चलते हैं क्वेश्चन 5 का पार्ट भी देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन 5 के पार्ट बी में क्या किया, बेसिकली हमें क्या करना है, क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम करना है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ना हमें यहाँ पर क्या क्या चीज यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, एक बी की वैल्यू, एक ए की वैल्यू, एक सी की वैल्यू, और हमें आउटपुट क्या करना है x1 और x की वैल्यू को। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। सो अब सबसे पहले मैंने क्या कि यूजर से ए बी सी की यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया, सही है। और इसके बाद सबसे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम किया, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने यूज़ किया बी मल्टीप्लाई बाई बी। सो बेसिकली ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है कि हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, 4ac। सो यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको है ना यहाँ पे लिख दिया इस फॉर्मेट में। बी स्क्वायर की जगह मैं लिखा बी मल्टीप्लाई बी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। सही, यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हो लिखा हुआ है हमारे पास। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है उसको मैं चेक किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है ना, सही है, तो ही हमने ना x1 की वैल्यू फाइंड की। x1 की वैल्यू किससे फाइंड आउट की, क्या मैं वाले फॉर्मूला किया था हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस, तो एक बार मैंने प्लस के लिए यूज़ किया, एक बार माइनस के लिए फॉर्मूला यूज़ किया। फिर स्क्वायर रूट किया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को और डिवाइड किया 2a से, सही है। और सिंपल मैंने क्या कर दिया प्रिंट करके यहाँ पर दिखा दिया वैल्यूज x1 और x2 की। लेकिन अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, तो मुझे मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए स्क्वायर रूट यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला काम जो वो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सही है। डायरेक्ट सिंपल मैं है ना माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x1 की वैल्यू फाइंड आउट की है माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। और जब ये स्क्वायर रूट होगा नहीं हमारे पास क्योंकि 0 है, तो माइनस बी प्लस 0 लिखूँ या माइनस बी माइनस 0 लिखूँ, फायदा है नहीं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक ही रियल रूट दिखा दिया यहाँ पर, सही है। और इसके बाद अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आती है तो हमें मालूम है कि हमारे पास दो हिस्से बनते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर मैंने रियल पार्ट शो कर दिया कि माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, और इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से निकालेंगे हम लोग कि मैंने स्क्वायर रूट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट को माइनस के साथ और डिवाइड कर दिया 2 है। तो मैं इसको चला के भी दिखाया था प्रोग्राम को, जस्ट लाइक मैं वैल्यू देता हूँ ए की 1, बी की 2 और सी की 3। सो आप देख सकते हैं कि है ना, आप अगर मैं इसका है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac करूँगा तो बी स्क्वायर की जगह मेरे पास 4, और क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसके बाद अगर मैं इसको माइनस करूँगा 4ac से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या हमारे पास
1 मल्टीप्लाई बाय सी के हमारे पास 3 और तो ये आ जाएगा -8। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, तो हम लोग इस हिस्से के अंदर आ जाएंगे। ये जो एल्स की कंडीशन है इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे रियल पार्ट फाइंड आउट किया, इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें मालूम है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और इसके स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आयोटा की फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे मैं देखे कि ना इमेजिनरी जो पार्ट है हमारे पास वो आयोटा की फॉर्मेट में मैं दिखा दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लेता हूँ कि जस्ट लाइक के जिससे हमारे पास आंसर पॉजिटिव है, तो लेट्स सपोज करते हैं मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ ए की वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1, बी की वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पर 5 और सी की वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो रूट आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आ रहा है x1 इक्वल टू -0.44, x2 इक्वल टू -4.56, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। सही है। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल क्लियर हो गए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने ये जो जितने भी सवाल आते हैं ये मैंने पास पेपर्स मेरे जितने भी असाइनमेंट्स है क्विज़ेस उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट सवाल लगा इस टॉपिक के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।